आज स्टार्ट करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ठीक है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स? किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में या फिर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने डिवाइस में उसमें करंट का फ्लो कैसे हो रहा है या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, कितना वोल्टेज देने पे कितना करंट फ्लो होता है। ठीक है। इस तरीके से, या फिर हाई वोल्टेज पे कैसा बिहेव करेगा, लो वोल्टेज पे कैसा बिहेव करेगा, वो सारी चीजें कहाँ पे हम देखते हैं। तो दैट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज? तो सिंपल सी बात है, ऐसे डिवाइसेज जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होंगे उनको हम क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर आइडिया है, जैसे कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर क्या होता है कि बहुत अच्छे से करंट को कंडक्ट करे। इंसुलेटर क्या होता है? पूरे करंट को ब्लॉक करे। फिर सेमीकंडक्टर क्या होता है? इसकी जो कंडक्टिविटी है दैट इज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। उसके बाद बात करें अगर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं आपको, तो देखो जरा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को आप बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, किस सब्जेक्ट में बात करते हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या था? कंस्ट्रक्शन था। किसका कंस्ट्रक्शन? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कंस्ट्रक्शन, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए डिवाइस का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो हमने कहाँ पे डील करा था? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब आपने बना लिया, उसको चलाना कैसे है, आपको कितना कितनी देर के लिए चलाना है या फिर कितनी देर के लिए बंद रखना है, ये सब जो और किस मोमेंट पे कौन सा डिवाइस चलाना है, तभी तो आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे ना। तो वो सारी कंट्रोलिंग की पावर, मतलब वो सारी कंट्रोलिंग के बारे में कौन सा सब्जेक्ट है बेसिकली? दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक स्विच है, मैंने उसे ऑफ कर दिया और फिर जरूरत पड़ी तो ऑन कर दिया। ऑन ऑफ करना, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब जब इस डिवाइस की बात करते हैं तो डिवाइस में हमने सिग्नल दे दिया, लाइक मान लो इनपुट इज 1 तो वो ऑन हो जाएगा, अगर इनपुट इज 0 तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब सेकेंड सेशन में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के कंट्रोल के लिए बेसिकली हम क्या किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम बस स्टार्ट हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, या फिर सारी चीजों को लिंक नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम उसको कर लेते हैं, फिर चीजें तो पढ़नी है हमने। खैर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का कंस्ट्रक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्किट्स। विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स इज नथिंग बट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना। ओके। अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, हो सकता है आपको उनको बहुत लो पावर रेटिंग पे काम कराना हो। लाइक हमारे जितने भी लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, ये डिजिटल बोर्ड हो गया, इसके अंदर जो डिवाइसेज लगे होंगे, दीज आर व्हाट दैट दोज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब ये हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं बट वो बहुत हाई वोल्टेज हाई करंट को हैंडल नहीं करेंगे, उनको डिजाइन ही बहुत लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज और लो अमाउंट ऑफ करंट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज और लो अमाउंट ऑफ करंट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सिंपल सा है कि ये जो लो पावर एप्लीकेशन है,
यहाँ पे हम, या फिर ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जब हम लो पावर एप्लीकेशन में यूज करते हैं, या फिर एक ऐसे डिवाइस में यूज करते हैं जहां पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू बहुत कम हो, तो बेसिकली वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। या फिर सिंपल शब्दों में बोलें तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हम यूज करते हैं वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वोल्टेज हैंडल करने की या करंट हैंडल करने की, दैट इज वेरी लो। समझ में आया क्या? लाइक कि अगर आप वोल्टेज देखो तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट, इससे ज्यादा वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। या फिर करंट देखो तो मैक्सिमम कितना करंट है, 2 एम्पियर, इससे ज्यादा वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको बनाया ही इस तरीके से गया है कि लो पावर पे चले। अब अगर आपने हाई पावर दे दिया, क्या डैमेज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएंगे। तो सर फिर हाई पावर पे अगर हमें यूज करना हुआ तब क्या करेंगे? तो हाई पावर पे यूज करने के लिए उन्हीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को उनके कंस्ट्रक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और उन्हीं चेंजेस को बना करके हम उन्हें यूज करने के काबिल बना देते हैं। कहाँ पे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिनको कि लो वोल्टेज और लो करंट के लिए बनाया गया है। एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने उन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे जिनको हाई पावर और हाई वोल्टेज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? मतलब ठीक है, हम उसको लाए ही क्यों? ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो ताकि हमें एक समझ में आए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो यार, आपको पता है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हो वो बेसिकली क्या है, एसी है। ठीक है, दैट इज एसी। एसी, और अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली आप ऐसे समझो कि जो जनरेशन है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और वोल्टेज मैक्सिमम 18 केबी तक होती है, मैक्सिमम। मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा, जनरेशन की। मैक्सिमम 18 केबी, हालांकि कुछ बुक्स में 25 केबी भी लिखा होता है, बट मैक्सिमम कितना होता है, 18 केबी। ठीक है ना, ट्रांसमिशन की बात नहीं कर रहा जिसका 765 तक जाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि फिर हम ट्रांसमिशन के लिए क्या करते हैं, इस वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हाई कर लेते हैं ताकि हमारी लॉसेज कम हो जाए, फिर स्टेप डाउन कर लेते हैं। सर यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आया? अब देखो यार, बहुत से ऐसे डिवाइस होते हैं, अब जैसे आप चलो मान लो यहां से आया, ट्रांसमिशन की हेल्प से आपके घरों में बिजली पहुंच गई, कितनी पहुंच गई, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। क्या आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूं, लो पावर एप्लीकेशन के अंडर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज आते हैं, क्या वो इस वोल्टेज को हैंडल कर पाएंगे क्या? क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 30 वोल्ट, ये तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। बट आपके पास तो 230 वोल्ट है, अब आप कहीं ना कहीं उस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। ठीक है, उस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। अब उस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, इसके अलावा पहली रिक्वायरमेंट ये हुई। दूसरी रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं है कि जो अप्लायंसेज आप चला रहे हो वो एसी से ही ऑपरेट हो,
हो सकता है उनको डीसी की नीड हो, तो हो सकता है एसी चाहिए बट लो वोल्टेज चाहिए, हो सकता है उन्हें डीसी वोल्टेज चाहिए। तो ऐसे केस में अब ए तो इससे आप डायरेक्ट सप्लाई तो नहीं दे सकते। अब जैसे ए मान लो फैन हो गया या फिर कुछ तरीके से फोन हो गया, जो हमारे चार्जर लिखा होता है उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं अब इनके लायक ये जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, इस सप्लाई को इनके लायक कौन बनाएगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कुछ समझ में आया? ठीक है ना, उनके लायक कौन बनाएगा? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। मतलब बहुत बड़े अमाउंट, जैसे हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे समझो खाने वाली चीजें हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में है, आप उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसे खाने के काबिल बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? उसे पकाते हैं, तब हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से पावर तो है बट उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करा सकते, बट डायरेक्ट कई ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें यूज करने लायक कौन बनाता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आया क्या? ठीक है ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा दूसरी बात कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट है, दैट इज पॉसिबल ओनली विथ डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई को, एसी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते। जब भी आपका स्टोर होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? डीसी के फॉर्म में, क्योंकि वो चार्ज के फॉर्म में केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं ना, वो बेसिकली डीसी सप्लाई के साथ ही कर सकते हैं। बट आपके पास एसी सप्लाई है, तो अब उस एसी को डीसी में पहले बदलना पड़ेगा। तो उस एसी को डीसी में क्यों बदलना है? क्योंकि हमें उसे स्टोर करके रखना है। अच्छा चलिए, स्टोर करके रख लिया, अब जो अप्लायंसेज है वो किस पे चलते हैं? वो एसी पे चलते हैं। जरूरत पड़ने पे फिर से डीसी से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्टोर करने के पर्पज से हमें किस में करना था? डीसी में। ऐसे समझो कि लाइक बहुत सारे पैसे हैं बट उस पैसे को आप रख नहीं पा रहे हो, उसको स्टोर करके रखना है, तो आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि गोल्ड ले लेते हैं, सोना रख लेते हैं। अब वो बाद में जरूरत पड़ने पे उस सोने को डायरेक्टली यूज खर्च थोड़ी करेंगे, क्या करेंगे? पहले उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। बस वही वाली बात है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जरूरत तो पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी? एक ऐसे डिवाइसेज की जो कि एसी को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी में, या फिर डीसी को किस में कन्वर्ट करे? एसी में। ये काम भी कौन करेगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। आगे बात समझ में? मतलब आप, वो बात अलग है कि हमारे कॉलेज में या हमारे जो भी डिप्लोमा है उसमें ये सारी चीजें हमें बताई नहीं जाती, बट आज के टाइम पे अगर कोई सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है तो दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे बस समझ में? दैट इज, मतलब इसमें बहुत स्कोप है आगे काम करने के, मतलब क्योंकि एनर्जी सेविंग का, जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी तो हम जनरेट कर चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा हमारे पास, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने वो क्या है कि एनर्जी को हमें सेव भी करना है, और सेव करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। एनर्जी को सेव करने की। नहीं तो एक बार सोच के देखो, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज ना होते फिर आपको 230 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता, फिर आप कैसे करते? मान लो 230 वोल्ट को 50 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करते? आप एक इंडक्शन मोटर लेते, उसमें सप्लाई देते, फिर उसमें मैकेनिकल आउटपुट आता, उस मैकेनिकल आउटपुट को आप डीसी जनरेटर में सेट करते, फिर वो डीसी जनरेटर फिर आपका क्या करता? डीसी वोल्टेज जनरेट करता। समझ लो कितना कॉस्टली होने वाला है? कॉस्टली तो होगा ही होगा, बट जो घूमेगा, घूमते समय जो रोटेशनल लॉसेज होंगे वो कहीं ना कहीं इफिशियंसी घटाएंगे ना। बट अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात करें तो कोई रोटेशनल पार्ट है ही नहीं, तो हमारी जो एनर्जी है वैसे ही सेव हो जाएगी।
समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, खैर, तो क्या आप डेली लाइफ में समझ पा रहे हो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस? ठीक है, मतलब कि कोई भी हो, चाहे डीसी लोड हो तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई एसी लोड हो लेकिन वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से क्या चाहिए? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। या फिर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना हो, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अभी तो मैं बहुत सिंपल सिंपल थोड़ा स्टेप वाइज बात कर रहा हूं, अभी मैं बहुत सारे एप्लीकेशन की बात करने वाला हूं, ठीक है ना? मतलब अच्छा, अभी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, इसको एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इनके प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया। क्या क्या? कि ये जो ये हो सकते हैं, हो सकता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम कहाँ यूज करें? रेक्टिफायर में। हो सकता है कहाँ यूज करें? चॉपर में। हो सकता है कहाँ यूज करें? इन्वर्टर में, या फिर साइक्लो कन्वर्टर में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी फिलहाल जो हमें पढ़ना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक सिंपली रेक्टिफायर होता है, एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विच इज मेड अप ऑफ डायोड, एंड अनदर इज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विच इज मेड अप ऑफ एससीआर, थायरिस्टर। ठीक है ना? फिलहाल फिलहाल तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब ये एक तरीके से एक सर्किट है, दैट इज नॉट एप्लीकेशन, दैट इज अ सर्किट। और इस सर्किट का यूज हम कहाँ करते हैं वो देखो। तो जैसे देखो, मान लो पहले इस सर्किट करेगा क्या? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है? एक सर्किट है, ठीक है ना? जो क्या करेगा? जो किसी दिए हुए अमाउंट को हमारे अकॉर्डिंग जिसमें हम चाहते हैं वो कन्वर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है फिक्स्ड एसी। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसी? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, दैट इज व्हाट? दैट इज फिक्स्ड एसी। अब इस एसी को मुझे डीसी में बदलना है। सर क्यों बदलना है? क्योंकि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, जिसको एसी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें हमें बैटरी को एनर्जी को स्टोर करना है, और एनर्जी कैन बी स्टोर्ड ओनली इन विद द हेल्प ऑफ डीसी। तो एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या फिर सिंपली रेक्टिफायर का एप्लीकेशन क्या हुआ कि मोबाइल का जो चार्जर है उसमें क्या लगा होगा? रेक्टिफायर। क्या लगा होगा? रेक्टिफायर। वो क्या करेगा? आपने इनपुट दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। या फिर डीसी मोटर, अब आपके पास सप्लाई क्या है? एसी, बट डीसी मोटर को सप्लाई क्या चाहिए? डीसी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमें कौन सा सर्किट यूज करना पड़ेगा? रेक्टिफायर। क्या यूज करना पड़ेगा? रेक्टिफायर। ठीक है ना? या फिर जैसे अभी अपन बात करेंगे एचवीडीसी, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। होता क्या है कि एसी ट्रांसमिशन में ना जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, चार्जिंग करंट, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से करंट बहुत लॉसेज बहुत ज्यादा आने लगता है। तो उसको कम करने के लिए हम हाई वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन है उसको हम डीसी में करते हैं। कि मान लो ये आपका सेंडिंग एंड है, अब आप यहाँ पे मान लो ऐसे नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर लगाते हो आप, बट ये मान लो क्या हो गया? एसी ट्रांसमिशन लाइन, एसी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है? बट इस लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए, ये है HVAC, इस लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए हम ये वाला जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, इसको क्या कर देते हैं? HVDC। यहां पे क्या था? AC। यहां पे क्या था? AC। यहां पे क्या है? AC। यहां पे क्या है? DC। यहां पे हमें क्या मिलेगा? AC। यहां पे भी क्या चाहिए? AC। तो अब बताओ, बट ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज को कम करने के लिए हमने क्या किया? इसको HVDC में कन्वर्ट कर लिया। अब सोचो जरा, AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा?
या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? एक बार पैसे देके वहां सोना खरीदोगे, फिर उसी सोने को लाके यहां बेचोगे, फिर से पैसे में लोगे, करना पड़ा ना 2 बार। तो कहने का मतलब, अब बताओ एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने के लिए फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए या नहीं चाहिए? सिंपल। ठीक है क्या? तो सेंडिंग इन क्यों लिखा, समझ में आया सबको? क्योंकि सेंडिंग इन पे एसी को किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में। रिसीविंग इन में क्या करना है? डीसी को एसी में करना है। ठीक है क्या? खैर, तो रेक्टिफायर हो गया। दूसरा अगर बात करें, एक होता है चॉपर। चॉपर क्या करता है? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। मान लो आपका डीसी जनरेटर है या फिर ये जो बैटरी है, इसने आपने स्टोर कर रखा है, बट वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, बट जो एप्लीकेशन है उसको बहुत कम वोल्टेज चाहिए। तो ऐसे केस में उस डीसी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगेन चॉपर क्या करता है? फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। मतलब आप ऐसे समझो कि 50 वोल्ट यहाँ पे है, बैटरी है, मतलब इस तरीके से। उसके बाद अब जरूरत पड़ी तो मुझे 10 वोल्ट चाहिए, हो सकता है मुझे 15 चाहिए, हो सकता है मुझे 20 चाहिए। यहाँ पे एक फिक्स वोल्टेज था, बट ये अलग अलग वोल्ट। जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, क्या सेम स्पीड से चलते हो क्या? कभी चढ़ना है तो मतलब हाई अमाउंट ऑफ पावर चाहिए, फिर प्लेन पे चलना है कम चाहिए, तो उस तरीके से। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डीसी वोल्टेज चाहिए, बट आपने स्टोर कर रखा है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज, तो उसको कन्वर्ट कौन करेगा? शॉपर करेगा। ठीक है? या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। सर रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या हो गया? जैसे सोलर सेल हो गया। सोलर सेल सुना है ना? जैसे देखो सोलर सेल होता है ना, जो सन की लाइट पड़ती है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? डीसी के फॉर्म में। ठीक है ना? बट आपको एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से आपको चेंज करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? चॉपर लेना पड़ेगा। या मेडिकल डिवाइसेज हैं जिसमें आपको, बॉडी बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो बहुत लिमिटेड वोल्टेज, बहुत कंट्रोल मैनर में वोल्टेज देना होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? चॉपर चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मैं सब्जेक्ट अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं चाह रहा हूं सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपका अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ठीक है ना? क्योंकि वैसे पढ़ना और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना जमीन आसमान का अंतर होता है, याद रखना इस बात को। खैर, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है? जैसे ग्रिड टाइड पीवी सोलर। क्या मतलब इसका? कि सोलर सेल है, वो जो एनर्जी जनरेट हो रहा है डीसी फॉर्म में हो रहा है, बट उसी को आपको एसी बस ग्रिड सिस्टम में प्रोवाइड करना है। और ग्रिड का वोल्टेज कैसा है? एसी। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना देने से पहले। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, देखो ए है, मान लो ए आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराया, बट ग्रिड सिस्टम कैसा है? ये तो एसी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस एसी को डीसी में, सॉरी डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे इन्वर्टर हो गया। या फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर्स, जैसे अपन इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। तो वोल्टेज को ज्यादा या कम करने के लिए तो इन्वर्टर या फिर साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में बदलता है। फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी। सर ये फिक्स्ड एसी वेरिएबल एसी होता क्या है? देखो, फिक्स्ड एसी का मतलब वोल्टेज फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स। वेरिएबल एसी का मतलब वोल्टेज कैन बी वेरी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरी। ठीक है क्या? तो ऐसे मतलब आप ये बेसिकली मैं आपको पूरा सिलेबस बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली हमारे 4 चैप्टर यही हैं। इसके अलावा एक है जिसमें हम इन सर्किट्स में यूज होने वाले स्विचेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज। वो आपका पहला चैप्टर होगा। जब आप पहला चैप्टर खत्म कर लोगे तब इन्हीं पे आना है बेसिकली आपको, बट उस समय आपको पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं।
क्योंकि इसके अंदर जो स्विचेज यूज होगा वो हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। ठीक है क्या इतनी बात? चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे पहले कहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ कहाँ? इलेक्ट्रिक व्हीकल में, या फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रैक्शन वगैरह पढ़ा था ना हमने, तो उसमें भी मैंने बात करी थी कि अलग अलग तरीके से होते हैं, तो वहां पे आपको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज भी यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, या फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। स्पीड कंट्रोल मतलब बहुत सारे मेथड से, उसमें से एक था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है क्या? अगर बात करें पावर सिस्टम में, तो पावर सिस्टम में कहाँ यूज हुआ बताओ? एचवीडीसी में यूज हुआ ना। जो मैंने चीजें बताई वही चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको इंडिविजुअली देखो जरा। यहाँ पे मैंने इस सर्किट के हिसाब से बताया एप्लीकेशन, अभी मैं यहाँ पे फील्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, अलग अलग फील्ड में कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। पावर सिस्टम में एचवीडीसी में, मतलब सेंडिंग इन पे क्या यूज होगा? एसी टू डीसी रेक्टिफायर। रिसीविंग इन पे क्या यूज होगा? डीसी टू एसी इन्वर्टर। ठीक है क्या? इसके अलावा लो पावर एप्लीकेशन या होम अप्लायंसेस की बात करें, घरों में हम कौन कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज कर रहे हैं? तो जो ट्रिमर है, जो ट्रिमर है वो भी क्या है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज ही है। कैसे सर? उसके अंदर बैटरी होती है, बैटरी है तो चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज करने के लिए, चार्ज स्टोर होता है, चार्ज करने के लिए या फिर जब आप चार्ज करोगे जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीसी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए या नहीं चाहिए? दूसरा, क्या ट्रिमर एक ही स्पीड पे चलता है? अलग अलग स्पीड पे चलता है ना। तो अलग अलग स्पीड पे चलता है तो स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और वो स्पीड कंट्रोल भी किसकी हेल्प से करेंगे? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की हेल्प से। ठीक है क्या? क्लियर? इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल चार्जर में भी एक तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। ठीक है, हालांकि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलना थोड़ा कम सही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज होता है, लो पावर। ठीक है, और फैन स्पीड कंट्रोल। इसके अलावा एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसे ये आप यूपीएस देखते हो ना, यूपीएस दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अलावा कुछ यूटिलाइजेशन में भी वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इंडक्शन हीटिंग, दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था ना, दैट इज दिस व्हाट? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है और साथ साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया हुआ है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट इज व्हाट? सोलर पावर कन्वर्टर, सोलर पावर कन्वर्टर। तो अब जिसे देखो, जो सन की लाइट होती है वो सोलर सेल वो क्या प्रोड्यूस करता है? डीसी पावर। ठीक है, डीसी पावर। फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमें डायरेक्ट उस सोलर सेल से अप्लायंसेज को चलाना है, क्योंकि अप्लायंसेज एसी में चल रहे हैं, तो डीसी से डायरेक्ट डीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसी में। बट अगर हमें स्टोर करना है तो डीसी को फिर स्टोर कर लेंगे, बट फिर दोबारा जब यूज करेंगे फिर से हमें डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिला जुला के करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टर। डन? खैर, तो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्लियर है सबको बात? कहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, पढ़ना जरूरी क्यों है? ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? ठीक है, कहाँ यूज कर रहे हैं समझ गए, क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं। तो क्या आपको कोई भी रोटेशनल पार्ट दिखा क्या?
नहीं ना, अगर रोटेशनल पार्ट नहीं है, सब लिखते चलना साथ साथ में, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते चलना, जो जो पॉइंट समझ में आए लिखते चलना, ये नहीं कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। या फिर अगर समझ समझ रहे हो तो लास्ट में रोक दो कि हाँ सर लिखना है, बट लिखना जरूर। ओके, अब देखो यार क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता, तो रोटेशनल पार्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन लॉसेज ये सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो लॉसेज इन सिस्टम विल रिड्यूस, ठीक है। अब अगर लॉसेज कम हो जाएंगे तो इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। ओके, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज साइज में काफी छोटे होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल साइज एंड लेस वेट। इसके अलावा पावर कैन बी कन्वर्टेड इन डिजायर्ड फॉर्म, मतलब एसी को डीसी में बदलना है, डीसी को एसी में बदलना है, डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलना है, एसी को वेरिएबल एसी में बदलना है, तो जैसे बदलना चाहो आप बदल सकते हो। इसके अलावा फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स, मतलब आप जो चाहते हो वो काम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि स्विचिंग होने में टाइम नहीं लगता है, ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट आता है। जैसे मान लो मोटर जनरेटर सेट यूज कर रहे हो, तो आपने मोटर को स्टार्ट किया, अभी बंद कर रखा है, स्टार्ट किया, और टाइम मिलेगा पहले स्पीड में आने में, फिर वो धीरे धीरे, मतलब आप समझो कि 2 से 3 मिनट लग सकता है। बट अगर यही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से तुरंत के तुरंत काम स्टार्ट कर देगा। तो स्विचिंग, क्योंकि स्विचिंग स्पीड हाई होती है ना, तो दैट इज व्हाट फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स या स्विचिंग स्पीड इज हाई, लाइक दैट। इसके अलावा जब रोटेशनल लॉसेज नहीं हो रहा है तो हीट लॉस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो और हीट लॉस कम होगा तो हमें बहुत ज्यादा कूलिंग अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। और हाई रिलायबल हैव अ लॉन्ग लाइफ। सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे। तो क्या सर सारे एडवांटेजेस ही हैं, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। अब ड्रॉबैक क्या है, देखो कोई भी चीज यूज करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लिमिटेशंस देखते हैं। देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज का या पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, कि जहां भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज किए जाते हैं उस सर्किट में हार्मोनिक्स क्रिएट होते हैं। सर हार्मोनिक्स क्या है अभी बात करता हूं मैं, अभी डिटेल में बात करूंगा। पहले बात आप सिंपल समझो कि जहां भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर यूज किए जाते हैं वहां पे क्या जनरेट होता है, हार्मोनिक्स, ठीक है। क्या जनरेट होता है, हार्मोनिक्स। सर हार्मोनिक्स से क्या प्रॉब्लम है, हार्मोनिक्स से देखो यही प्रॉब्लम्स हैं, ओवर हीटिंग हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, और एक तरीके से उस हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए हमें अलग से अरेंजमेंट देना पड़ेगा, दैट इज काइंड ऑफ फिल्टर्स, ठीक है क्या। खैर इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा और क्या है, लो पावर फैक्टर ऑपरेशन, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज करते हैं, देखो यार इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज करने का मतलब क्या है, कि आप करंट और वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हो। अगर करंट और वोल्टेज सेम फेज में है तो पावर फैक्टर इज मैक्सिमम। बट आपने क्या किया, करंट को रोक लिया, वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज वही है, करंट को रोक लिया, तो मतलब उन वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब दो लोग जा रहे हैं, साथ साथ जा रहे थे, पावर फैक्टर अच्छा था, बट आपने एक को रोक लिया, एक जा ही रहा है, तो पावर फैक्टर तो फेज डिफरेंस आएगा ना।
और फेज डिफरेंस आएगा तो पावर फैक्टर खराब होगा। तो याद रखना, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं ना, एक तो हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं, दूसरा वो पावर फैक्टर, सिस्टम का पावर फैक्टर खराब करते हैं। हमेशा याद रखना, सिस्टम का पावर फैक्टर क्या करते हैं, वो खराब करते हैं, लो पावर फैक्टर ऑपरेशन। ठीक है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पावर इज डिफिकल्ट इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स। रेगुलेशन मतलब चेंज, ठीक है ना, मतलब जिसके लिए आपने डिजाइन कर दिया उसी रेंज में काम करेगा, फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा या बहुत कम पे काम नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आपने मान लो आपने डिजाइन किया एक ऐसा इक्विपमेंट जो 10 से 20 वोल्ट के बीच में काम करेगा, अब 20 से ज्यादा नहीं ले जा सकते, 10 से कम नहीं ले जा सकते, नहीं तो फिर दोनों में दिक्कत आएगी। ठीक है, उस तरीके से। खैर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स से क्या प्रॉब्लम है, एक बार ये समझ लेते हैं। वाई हार्मोनिक्स आर अनडिजायरेबल, वाई हार्मोनिक्स आर अनडिजायरेबल। हार्मोनिक्स से हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, हार्मोनिक्स से हमें क्या दिक्कत है। तो एक तो क्या है, डिग्रेड क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई। सर इसका क्या मतलब है, अभी मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा ना, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो आप अभी फिलहाल ये समझो कि जो क्वालिटी है, जो सप्लाई करंट आपने या सप्लाई वोल्टेज आपने दिया था, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटी, जैसा आप चाहते हो अगर वैसा ना रहे तो इसका मतलब क्वालिटी क्या है, खराब है। ठीक है ना, जैसा आप चाहते हो अगर वैसी क्वालिटी ना मिले तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी खराब है। ठीक है क्या, तो अब समझो जरा, ये अभी देखते हैं, अभी इसको, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्रेड क्वालिटी ऑफ, मतलब आप ये समझो कि जो सप्लाई, जो डिजायर्ड आउटपुट है वैसा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स। सिंपल सी बात समझ सकते हैं क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सर्किट में किसको इंट्रोड्यूस करता है, हार्मोनिक्स। सर हार्मोनिक्स क्या होता है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। हार्मोनिक्स से प्रॉब्लम क्या होता है वो यहां पे है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जैसा वेवफॉर्म आप चाहते हो, जैसे वेवफॉर्म की आप उम्मीद कर रहे हो वैसा नहीं मिलेगा। इसी को हमने एक सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख दिया, डिग्रेड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। पहला पॉइंट क्लियर है सबको, अभी डिटेल में बात करूंगा मैं। दूसरा, अब इंक्रीजेज लॉस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, ड्यू टू हार्मोनिक्स इफेक्टिव आरएमएस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव आरएमएस इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से लॉसेज क्या हो जाता है, क्योंकि लॉसेज क्या होता है, व्हाट आर द लॉसेज, आई आरएमएस का होल स्क्वायर इनटू आर। तो इफेक्ट, अगर आई आरएमएस बढ़ा तो आई आरएमएस का होल स्क्वायर इनटू आर, ए भी बढ़ेगा और लॉसेज बढ़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, अब देखो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, अभी ना ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे उतने अच्छे से, मैं पहले आपको हार्मोनिक समझाता हूँ, फिर ये सारे पॉइंट समझा दूंगा मैं। इसको मैं थोड़ा सा ओके। तो हार्मोनिक्स, अब ये हार्मोनिक्स हैं क्या, मैं बहुत ही सिंपल, मैं कोई टफ लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा,
मैं बहुत ही सिंपल देखो, अच्छा आप इस लेसन से या इस टॉपिक से सब्जेक्ट को जज नहीं करोगे, ठीक है ना, मतलब आप समझने की कोशिश करोगे कि क्या हो रहा है। देखो ये चीजें मैं चाहता तो स्किप भी कर सकता था, बट चीजें स्किप करना ऑप्शन नहीं है कोई चीज सीखने का, ठीक है ना। हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने नाम बहुत सुना होगा, दैट इज व्हाट, हार्मोनिक्स। तो ये हार्मोनिक्स है क्या, थोड़ा थोड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया है मैंने, अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करता हूं। जैसे देखो, हार्मोनिक्स मतलब अनवांटेड सिग्नल, बहुत ही सिंपल सा मतलब। हार्मोनिक्स का मतलब क्या है, अनवांटेड सिग्नल्स, ठीक है। मतलब जिसकी जरूरत ना हो वो भी सिस्टम में आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स, ठीक है क्या। ओके, अब सर हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, मतलब अनवांटेड तो हम तब डिसाइड कर पाएंगे ना जब हमें ये पता होगा कि हमें चाहिए क्या। कुछ समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना दिया, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें से कौन सा हार्मोनिक्स है, क्या आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। आप कहोगे सर पहले आप, हार्मोनिक्स मतलब अनवांटेड पोर्शन, तो आप कहोगे सर पहले आप मुझे ये बताओ आपको चाहिए कौन सा, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला मुझे ट्रायंगल चाहिए, मुझे ट्रायंगल चाहिए। अब बताओ क्या, अब आप हार्मोनिक्स बता सकते हो, अब तो बता सकते हो ना कि हाँ सर ए जो ए दो सर्कल, ए तीन और ए तीन छह, ये सारे क्या हैं, हार्मोनिक्स है। कुछ समझ में आया। तो हार्मोनिक्स बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो मतलब यहां पे जो हार्मोनिक्स है दैट इज व्हाट बेसिकली डिजायरेबल क्वांटिटी एंड अनडिजायरेबल क्वांटिटी, दो चीजें होंगी, उसमें से जो अनडिजायरेबल क्वांटिटी होगा दैट इज व्हाट हार्मोनिक्स, या जो अनवांटेड सिग्नल होगा दैट इज व्हाट हार्मोनिक्स। बट फिर से बोल रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है ना, आपको चाहिए क्या, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रेक्टिफायर की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर, बताना जरा, बोलो बोलो, व्हाट इज रेक्टिफायर। अभी बात हुई थी ना, एसी को किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में। बहुत ध्यान से सुनना, अभी आप मत लिखो, कुछ मत लिखो, बस सुनो ध्यान से, एक मिनट ना। ओके तो क्या था कि हार्मोनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए आपको चाहिए क्या, डिजायरेबल क्या है और अनडिजायरेबल क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग चीजें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है, अलग अलग जगह, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब मैं बोल रहा हूं कि एसी, आपके दिमाग में ये आएगा दैट इज व्हाट एसी ना। अब मैंने बोला डीसी, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, दिस वन, ठीक है।
मतलब आप इस रेक्टिफायर से क्या उम्मीद कर रहे हो? आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि मैं इनपुट साइड में ए दूंगा और आउटपुट में ए आएगा। ए आप रेक्टिफायर से उम्मीद कर रहे थे, बट रियलिटी क्या है कि आप इनपुट तो ये दोगे, बट आपको पता है आउटपुट कैसा आएगा? आउटपुट ऐसा आएगा। कुछ समझ में आया? दिस इज इनपुट। आप उम्मीद क्या करके बैठे थे कि प्योर डीसी आएगी, बट आया क्या? दिस वन। क्या ये प्योर डीसी है? नहीं। क्लियर हुआ? दैट इज नॉट प्योर डीसी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसमें मिक्स हो रखी हैं, ए वाला पोर्शन भी है और इसके अलावा एक्स्ट्रा पोर्शन भी है। समझ में आया? मतलब जो ए क्या था? ए आपका इनपुट था। ए ए क्या था? दिस इज व्हाट? डिजायरेबल आउटपुट था। ये डिजायरेबल आउटपुट, ठीक है। और ए क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज टोटल आउटपुट, नॉट अनडिजायरेबल। याद रखना, अनडिजायरेबल क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसी के अंदर डिजायरेबल भी है। कुछ समझ में आया? दिस इज व्हाट? टोटल आउटपुट, मतलब डिजायरेबल प्लस अनडिजायरेबल। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई क्या? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपसे बोला ना कि वो जो बॉक्स बनाया था मैंने, मतलब मान लो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, चलो दो ही लेते हैं हम, ठीक है, दो। तो अब इसमें क्या है? मान लो आपको ए चाहिए, तो टोटल क्या है जिसमें ए भी है और ए भी है, तो दैट इज द टोटल। ये आउटपुट है, जो आपको आउटपुट आएगा दैट इज व्हाट? टोटल। और टोटल में क्या रहेगा? जो आपको चाहिए और जो आपको नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए दैट इज व्हाट? हार्मोनिक्स। समझ में आया कुछ? तो एक बात बताओ, ध्यान से मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। क्या आप सिर्फ ग्राफ देख करके अनडिजायरेबल बता सकते हो? क्या आप अनडिजायरेबल बता सकते हो? नहीं ना। डिजायरेबल पता चल रहा है, अनडिजायरेबल नहीं पता चल रहा है। टोटल पता चल रहा है, टोटल पता चल रहा है, बट उसमें से अनडिजायरेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप 20 लोग बैठे हो, ठीक है, आपके घर से कोई आया, आपके घर से कोई आया, तो अब जिसके घर से आए हैं लोग, उनके लिए वही पर्सन क्या है? डिजायरेबल। बाकी लोग क्या हैं? अनडिजायरेबल। तो वो आया, उसने उस पर्सन को वहां से निकाल लिया, जो बचे दैट इज व्हाट? अनडिजायरेबल ना। क्योंकि उसको ये नहीं पता कि किसको, उसको बस ये पता है कि मुझे चाहिए क्या। उसने निकाला, जो बचे हो क्या है? अनडिजायरेबल। दैट इज हार्मोनिक्स। समझ में आ रहा है क्या कुछ? ठीक है। खैर, अब ये क्या हुआ? एसी, जब ये बात तब की हो रही जब एसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप? डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो। इसी चीज को मैं थोड़ा सा, अभी मैं इस पे पूरा कैलकुलेशन करने वाला हूं। अभी मैं थोड़ा सा, अभी आपके दिमाग में यही इमेज ना बैठ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे का भी समझा देता हूं। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बहुत ध्यान से सुनना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मतलब इनपुट क्या हुआ? डीसी, दैट इज व्हाट? इनपुट। इनपुट क्या है? डीसी। इसके बाद एक बात बताओ, आपको चाहिए क्या? एसी। मतलब आप उम्मीद क्या कर रहे हो?
उम्मीद क्या कर रहे हो? दिस वन, आपने इनपुट दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि मुझे एक ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। बट इन रियलिटी जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज करोगे, पता है आपको कैसा मिलेगा वेवफॉर्म? कुछ ऐसा। ये सब बातें हम इन्वर्टर में करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना समझो कि ऐसा वेवफॉर्म मिलता है। ठीक है क्या? अब आपने इनपुट लिया डीसी, आप उम्मीद करके बैठे थे मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? एसी। यहां पे हम उम्मीद क्या कर रहे थे? देखो इसीलिए मैंने ये फिक्स नहीं किया कि एसी वेवफॉर्म चाहिए या डीसी वेवफॉर्म चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए हार्मोनिक्स की डिफिनेशन ना अलग हो जाती है। आपको बस इससे मतलब रखना है कि आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसको छोड़ करके बाकी जो भी है वो क्या है? हार्मोनिक्स है। अब जब डीसी था तो उसमें इसमें इसको छोड़ करके बाकी सब हार्मोनिक्स, और जब एसी है तो इसको छोड़ करके बाकी सब हार्मोनिक्स। ठीक, ओके। तो आपने इनपुट दिया, ये उम्मीद करके बैठे थे आप, ये आया। ये अभी जो ए आया हुआ है इसके अंदर कौन सी क्वांटिटी है? डिजायरेबल, अनडिजायरेबल या बोथ? बोलो बोलो। दोनों है, टोटल है इसमें। जब क्लासरूम में पेरेंट्स आए तो उनको दोनों मिले, सारे लोग मिले ना। अनडिजायरेबल कैसे पता किया उन्होंने? वो अपने वाले को निकाल के लेके चले गए, जो बच्चे वो क्या हो गए? अनडिजायरेबल। ठीक है क्या? तो इस वेवफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? स्क्वायर वेवफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेवफॉर्म। अब देखो जरा, मतलब आप उम्मीद क्या कर रहे थे? आप उम्मीद कर रहे थे ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है, बट आपको मिला कौन सा? रेड वाला लाइन। ठीक है, एक्चुअली जो रेड वाला लाइन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग, फोरियर के अकॉर्डिंग, ये जो आपका रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक्स एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स एंड सेवंथ हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स, 11th हार्मोनिक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है यहां पे कि इसमें सारे मिक्स्ड हैं। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे आप, एक क्लासरूम था, क्लासरूम था, क्लासरूम में वहां पे कौन बैठा था? डिजायरेबल वाला भी बैठा था, अनडिजायरेबल वाले भी बैठे थे। ध्यान से सुनना, मुझे आंसर बताना। ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो स्क्वायर, दिस इज डिजायरेबल, अनडिजायरेबल या टोटल? बोलो बोलो। टोटल, दैट इज टोटल। ये जो ए वाली लाइन देख रहे हो आप, ब्लू वाली, दैट इज डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? डिजायरेबल। इसके अलावा ये जो दोनों देख रहे हो, दैट इज व्हाट? अनडिजायरेबल। बट ये जो रेड है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल। तो इसमें जो हमें चाहिए उस पे फोकस करते हैं, बाकी जो भी बचेगा उसे अपन बोल देंगे क्या? हार्मोनिक्स। समझ में आया? ये तो मैंने सिर्फ आपको दो वेवफॉर्म दिखाए हैं। यहां पे देखो, ये देखो, स्क्वायर वेवफॉर्म वैसा भी नहीं मिलता जैसा मैंने दिखाया, स्क्वायर वेवफॉर्म ऐसा मिलता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके अंदर फंडामेंटल है और बहुत सारे क्या हैं? हार्मोनिक्स। हमें चाहिए कौन सा? हमें चाहिए ये वाला, सॉरी ये वाला फंडामेंटल। सिर्फ कौन सा चाहिए? फंडामेंटल। अगर ये हार्मोनिक्स ना होते तो फंडामेंटल और रिजल्टेंट दोनों एक जैसा हो जाता।
दोनों को एक साथ दिखाने का पर्पज ये था कि आपके दिमाग में कभी ये ना बैठे, क्योंकि नॉर्मली हमारे दिमाग में पता है क्या बैठा होता है कि यही होता है हार्मोनिक्स। इसके बारे में हम हमें हमें लगता ही नहीं कि ये हार्मोनिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनिक्स वेवफॉर्म नहीं डिसाइड करता। हार्मोनिक्स से डिसाइड, हार्मोनिक्स क्या होता है बेसिकली जो आपको चाहिए उसके अलावा जो भी है सब हार्मोनिक्स है। ठीक है ना। ओके, तो हार्मोनिक्स मतलब अनडिजायर्ड कंपोनेंट, अनडिजायर्ड कंपोनेंट। ठीक है, ओके। ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल ना, दैट इज टोटल। तो भी टोटल की आरएमएस वैल्यू, भी टोटल की आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होएगी बताओ जरा इसमें। दैट इज व्हाट, इसको बोलते हैं ना एवरेज। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज। ठीक है ना, मतलब ये जो आपको चाहिए, मान लो आप ऐसे समझो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी नॉट कर देता हूं। ठीक है, जो मुझे चाहिए दैट इज भी नॉट। तो भी नॉट का स्क्वायर प्लस प्लस इसके अलावा और बताओ क्या होने वाला है। मतलब ये क्या था, टोटल। ये क्या है, डिजायरेबल ना। इस एसी टू डीसी कन्वर्जन में ये क्या है, यही तो हमें चाहिए ना, तो दैट इज डिजायरेबल। और ये क्या है, टोटल। व्हाट इज टोटल, डिजायरेबल प्लस अनडिजायरेबल। तो इसका मतलब मैं यहां पे भी अनडिजायरेबल का होल स्क्वायर, चलो मैं यूडी कर देता हूं ना, समझ जाना आप। भी यूडी कुछ समझ में आएगा। अच्छा, स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि हम पावर लॉस के टर्म्स में लिखते हैं, तो पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर या भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, बस आप ये समझो। नॉर्मली आपके दिमाग में क्या चलता है कि टोटल इक्वल टू व्हाट, डिजायरेबल प्लस अनडिजायरेबल, बट यहाँ पे क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। बस ये छोटी सी बात आप याद रखोगे। ठीक है क्या, ओके। तो अब यहां पे देखो जरा, अब एक टर्म आता है, टर्म क्या है, वोल्टेज रिपल फैक्टर। डीसी हार्मोनिक्स को बेसिकली हम रिपल बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर, दैट इज व्हाट, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ठीक है, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। डन। अच्छा, यहां पे एक बात और याद रखोगे आप, ए भी नॉट को आप भी नॉट एवरेज भी लिख सकते हो आप, प्लस भी अनडिजायरेबल। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या हुआ, अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से भी। ठीक है, अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। अब एक बात बताओ,
दिस इज डिजायरेबल एंड दिस इज टोटल, बट मुझे क्या चाहिए, अनडिजायरेबल। कैसे निकालूंगा मैं? टोटल में से डिजायरेबल घटा दो, मुझे क्या मिल जाएगा, अनडिजायरेबल। तो देखो जरा, वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या है फॉर्मूला, अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। ओके, बताओ जरा, अनडिजायरेबल क्या हो जाएगा, टोटल माइनस, मतलब अगर मुझे ये वाला निकालना है अनडिजायरेबल, कितना हो जाएगा बताओ जरा, अंडर रूट वी टी आर एम एस, या फिर सिंपली आर एम एस भी लिख देते हैं, वी आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस वी एवरेज का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? देखो ना यार, अगर मुझसे कोई ये बोले कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, अब मुझसे कोई बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो क्या बोलूंगा, पी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब पी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं। क्लियर हुआ कि नहीं? बस वही तो किया मैंने, देखो जरा, अनडिजायरेबल क्या हो जाएगा, टोटल माइनस एवरेज। क्लियर हुआ, टोटल माइनस भी नॉट एवरेज, डन। ओके, तो बताओ जरा क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, भी आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस भी एवरेज का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, अनडिजायरेबल। व्हाट इज डिजायरेबल देन, भी नॉट एवरेज, एवरेज, दैट इज, यहाँ पे भी नॉट एवरेज और भी एवरेज एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना आप, भी नॉट एवरेज, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, अब ये अंडर रूट में है, इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, इसको अंडर रूट के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ये बात सबको क्लियर है क्या? तभी तो, या फिर आप ऐसे समझो ना, 1/4 डन, 1/√4, ठीक है। तो इसको मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा तो इसका स्क्वायर लिख लूंगा, भी आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस भी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाई भी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको अंदर ले गया। ओके, वोल्टेज रिपल फैक्टर, अब बताओ जरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट भी आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन भी एवरेज का होल स्क्वायर माइनस वन। व्हाट इज आर एम एस अपॉन एवरेज, बोलो बोलो, आर एम एस अपॉन एवरेज दैट इज फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। क्लियर है यहां तक? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा अभी चलो, ये तो मान लो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, ध्यान से सुनना। अगर ए
प्योर डीसी होता तो इसका मतलब क्या होता, ये अनडिजायरेबल कंपोनेंट क्या हो जाना था, जीरो। अगर ये प्योर डीसी होता मतलब इसका वेवफॉर्म भी ऐसा ही होता, कैसा, कुछ इस तरीके से ऐसा होता वेवफॉर्म, ठीक है ना। तो ये अनडिजायरेबल क्या हो जाना था, जीरो। क्योंकि अगर अनडिजायरेबल जीरो हो जाता, अगर अनडिजायरेबल जीरो हो जाता तो आरएमएस किसके बराबर हो जाता, एवरेज के बराबर। आरएमएस किसके बराबर हो जाता, एवरेज के बराबर। क्योंकि अनडिजायरेबल पोर्शन क्या हो चुका है, जीरो। मतलब पेरेंट्स आए और क्लास में सिर्फ वही बच्चा बैठा है जिसको ले जाना चाहते हैं, तो उस समय जो टोटल वैल्यू होएगी वो डिजायर्ड के बराबर होएगी या नहीं होएगी, बोलो। जो टोटल वैल्यू होएगी वो किसके बराबर होएगी, डिजायर्ड की वैल्यू बराबर। मतलब अनडिजायर्ड वैल्यू की वैल्यू कितनी है, अनडिजायर्ड वैल्यू की वैल्यू जीरो। अनडिजायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब एक बात बताओ, अगर अनडिजायर जीरो है, क्या इसका मतलब ये है कि आरएमएस इज इक्वल टू एवरेज, नहीं समझ पा रहे हो। देखो मान लो दैट इज व्हाट वी नॉट एवरेज, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी नॉट या वी आर एम एस। दिस इज डिजायरेबल, दिस इज टोटल। अब ये दोनों बराबर हुए या नहीं हुए, बताओ इसमें कोई रिपल है, अनडिजायरेबल पोर्शन कितना है, जीरो। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट एवरेज, समझ में आएगी नहीं। मतलब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अब सारे एग्जाम के क्वेश्चंस पे बात हो रही है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनो, क्या बोला जा रहा है कि मान लो इफ वोल्टेज रिपल फैक्टर या रिपल इज जीरो, मान लो रिपल इज जीरो। रिपल जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो रिपल मीन्स जीरो रिपल या फिर डीसी हार्मोनिक्स, जीरो रिपल या फिर जीरो डीसी हार्मोनिक्स। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि भी आरएमएस किसके बराबर है, भी एवरेज के बराबर है। भी आरएमएस किसके बराबर है, भी एवरेज के बराबर है, ठीक है। भी आरएमएस इज इक्वल टू भी एवरेज। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो वोल्टेज रिपल फैक्टर जो कि क्या था, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, फॉर्मूला बोलो, आरएमएस अपॉन एवरेज। तो यहां पे दोनों बराबर हैं, आरएमएस और एवरेज बराबर हैं, इसका मतलब फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, वन। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि फॉर अ प्योर डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, बोलो बोलो, फॉर अ प्योर डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, वन ना यार, क्या कर रहे हो, दैट इज व्हाट प्योर डीसी ना, क्या इसमें रिपल है, तो प्योर डीसी के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है।
चलिए बताइए व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर देन, बोलो बोलो, व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर? अंडर रूट क्या था, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रखी है, जैसे फॉर्मूला क्या था, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस वन, बट फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रखी है, वन माइनस वन, दैट इज व्हाट, जीरो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर फॉर प्योर डीसी, व्हाट इज द आंसर, जीरो। वोल्टेज रिपल फैक्टर फॉर प्योर डीसी, अब एक काम यहाँ पे एक काम और कर लो आप, जीरो रिपल, जीरो डीसी हार्मोनिक्स, या फिर प्योर डीसी लिख लो आप, प्योर डीसी लिख लो आप। ठीक है, प्योर डीसी। आरएमएस और एवरेज ये अलग अलग तब आएगा जब यहां पे क्या होगा, रिपल, रिपल नहीं है, इसका मतलब आरएमएस और एवरेज क्या है, सेम है। या सिंपल सी बात है कि अगर क्लास में अकेला बच्चा है तो वो तो फिर प्योर हो, मतलब वही डिजायर्ड वैल्यू हो गया ना। हार्मोनिक्स कब है, जब उसके अलावा और भी बच्चे बैठे होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये तो हो गया इसका। अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो इसमें भी क्या है, टोटल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वी आर एम एस। अब वहां पे हमें एवरेज चाहिए था, एवरेज, बट यहां पे हमें फंडामेंटल चाहिए। फंडामेंटल मतलब दिस वन, साइनोसॉइडल, देखो यहाँ पे ये वाला, ये फंडामेंटल चाहिए, ये हमारे काम का है। ठीक है ना, ये हमारे काम का है। बाकी क्या है, हार्मोनिक्स, बट जो टोटल आया है वो इसकी वजह से भी होगा और हार्मोनिक्स की वजह से भी होगा। तो जो टोटल है दैट इज व्हाट, ये कौन सा हो गया, फंडामेंटल, या फिर जो हमें चाहिए। और बाकी भी हैं, लाइक थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, ठीक है, सेवंथ हार्मोनिक्स, मतलब ढेर सारे। अब एक बात बताओ, ये सारे क्या हैं, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, और ये क्या है, दैट इज डिजायरेबल, दैट इज डिजायरेबल। और ये क्या है, बोलो बोलो, दैट इज टोटल। ठीक है, अब यहां पे वहां पे अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल क्या था, वोल्टेज रिपल फैक्टर, यहां पे बोलते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD, ठीक है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय
डिजायरेबल, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल, ठीक है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। अब अनडिजायरेबल कैसे निकालें? टोटल में से क्या घटा दें? डिजायरेबल, अनडिजायरेबल आ जाएगा। तो बोलो जरा क्या आ जाएगा? कैसे घटाते थे? भी आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस भी 01 का होल स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई वॉट? डिजायरेबल क्या है यहाँ पे? V01। वेरी गुड। डिजायरेबल क्या है? V01। तो THD। ओके। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या आया था? भी आर एम एस का होल स्क्वायर V01 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई V01 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको अंदर ले गए ना, अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। भी आर एम एस अपॉन V01 का होल स्क्वायर -1। जैसे वहां पे अगर आपको याद हो कि टर्म लिया था हमने फॉर्म फैक्टर, वहां पे क्या लिया था? एक टर्म फॉर्म फैक्टर। बट यहां पे क्या लेते हैं ना, एक टर्म लेते हैं डिस्टॉर्शन फैक्टर। क्या लेते हैं? डिस्टॉर्शन फैक्टर। बताओ जरा डिस्टॉर्शन फैक्टर का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या आ जाएगा? एनी केसेज? अरे यहां से देख के बता सकते हो। व्हाट इज डिस्टॉर्शन फैक्टर? देखो V01 V01 डिवाइड बाई VRMS, उल्टा है याद रखना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G से, ठीक है। V01 अपॉन VRMS। ठीक है। ओके। अब एक बात बताना, अगर ये ना होते, अगर ये ना होते, जैसे कि इसमें आप अच्छे से समझोगे, इसमें ये ऐसा क्यों आया? ये टोटल है, ये ऐसा क्यों आया? इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से। अगर सपोज ये ना होता, ये होता ही नहीं, तो इसका वेव फॉर्म पता है कैसा आता? फंडामेंटल, फंडामेंटल का एग्जैक्टली ऐसा ही होता, सेम होता। मतलब इफ हार्मोनिक्स इज जीरो, इफ हार्मोनिक्स इज जीरो, बताओ क्या होगा? अगर हार्मोनिक्स जीरो हुआ तो क्या होगा? बोलो। इफ हार्मोनिक्स इज जीरो, तो जो ये क्या है? भी आर एम एस, भी आर एम एस किसके बराबर होता? V01 के। बोलो हाँ या ना। टोटल किसके बराबर होता? फंडामेंटल के बराबर। ठीक है क्या? टोटल किसके बराबर होता? फंडामेंटल के बराबर। अब अगर ऐसा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G एक्चुअली? G था क्या? व्हाट इज G? देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो डिस्टॉर्शन फैक्टर V01
और भी आरएमएस दोनों बराबर हो जाता, व्हाट इज द डिस्टॉर्शन फैक्टर, दैट इज 1, और जी की वैल्यू भी क्या हो जाती 1, ठीक है। और टीएचडी क्या हो जाता फिर, क्या था टीएचडी 1/1 का होल स्क्वायर -1, अगेन आंसर इज व्हाट 0, ठीक है क्या। तो फॉर प्योर साइनोसोइडल वेवफॉर्म THD is what 0 and distortion factor is what 1. तो हार्मोनिक्स हमने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम आती है कब, जब हम क्या यूज करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब देखो यहाँ पे, अब इस पॉइंट को समझते हैं। अब एक बात बताओ, पहला पॉइंट क्या था, डिग्रेड क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। अब ये लाइन समझ में आएगी नहीं, आपको प्योर डीसी चाहिए था बट नहीं मिला, रिपल मिला। प्योर एसी चाहिए था, नहीं मिला, स्क्वायर मिला। तो बताओ पावर सप्लाई को डिग्रेड किया कि नहीं किया, ठीक है। दूसरा देखो, जो मान लो IRMS की बात करूं, IRMS, तो अगर प्योर होता तो किसके बराबर होता, या I01 के बराबर होता, बट उसमें और क्या आ जा रहा है, हार्मोनिक्स। तो इफेक्टिव आरएमएस बढ़ेगा नहीं, अगर यहाँ पे कुछ चीज ऐड हो रहा है तो टोटल बढ़ जाएगा ना, और अगर बढ़ेगा तो IRMS की वैल्यू बढ़ेगी, और IRMS की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस बढ़ेगा। क्योंकि देखो काम की चीज तो सिर्फ फंडामेंटल है, बाकी क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं बस। ओवरलोड इन न्यूट्रल कंडक्टर बिकॉज न्यूट्रल कैरी जीरो सीक्वेंस आर ट्रिपल हार्मोनिक्स करंट। अब ये क्या मतलब है, देखो पावर सिस्टम में पढ़ा था पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। तो अगर फंडामेंटल है तो उसमें वो सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, बट अगर फंडामेंटल के अलावा जैसे कि यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक्स आ गया, इसका मतलब उसके अंदर जीरो सीक्वेंस करंट आ जाएगा, और जीरो सीक्वेंस करंट आ गया तो इसका मतलब जो न्यूट्रल करंट है, क्योंकि जो जीरो सीक्वेंस करंट होता है वो न्यूट्रल से फ्लो होता है, इसलिए न्यूट्रल कंडक्टर पे ओवरलोडिंग हो जाएगी। पहले आप ये समझो, अगर सिर्फ फंडामेंटल होता, अगर सप्लाई में सिर्फ फंडामेंटल होता तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस होता, अगर उसमें थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स आ गया तो उसमें फंडामेंटल के अलावा थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स भी होगा। ये जो हार्मोनिक्स है जैसे ये प्रेजेंट होते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट पिक्चर में आ जाता है, ये पावर सिस्टम में पढ़ेंगे हम। तो जीरो सीक्वेंस करंट कहां से फ्लो होता है, न्यूट्रल में से फ्लो होता है, तो इसका मतलब न्यूट्रल के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। वाइब्रेशन एंड प्री मेच्योर एजिंग ऑफ जनरेटर मोटर ट्रांसफार्मर, वही है कि एक्स्ट्रा आप वाइब्रेशन भी होता है और बहुत जल्दी खराब होने के, इंक्रीज इन नॉइज लेवल, वाइब्रेशन हो रहा है तो नॉइज भी बढ़ेगा, ठीक है। आसपास अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन है तो उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं चल रही, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चल रही हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो कितनी ढेर सारी फ्रीक्वेंसी है। अब पास में जो कम्युनिकेशन लाइन है हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, तो मतलब ये डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद इंक्रीज इन मशीन कोर, मतलब कोर लॉसेज बढ़ेंगे, कोर लॉसेज भी बढ़ाता है कौन, हार्मोनिक्स, समझ में आया, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का सेशन, ठीक है ना, जिसमें हमने किसके किसके बारे में पढ़ा है बताओ, एक तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन के बारे में और हार्मोनिक्स के बारे में।